फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं शाओ नाम के एक साइंटिस्ट को, जिसका पिता उसे लगातार यही कह रहा था कि बेटा देखो मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। दरअसल शाओ नासा की तरफ से इस धरती को बचाने के लिए एक खास मिशन पर जाने वाला है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो मिशन से वापस जिंदा लौटकर आ भी पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर भी शाओ ने अपने पिता को बोला, देखिए बाबा, ये सब कुछ मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, मैं अपने छोटे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं नासा की तरफ से मिशन पर ना गया तो हो सकता है कि आने वाली हमारी पीढ़ी सुबह का सूरज कभी ना देखे। इसी तरह वो सीन कट हुआ और हमें दिखाया जाता है आज से ठीक 3 साल बाद का सीन, जहाँ पर सभी इंसानों ने मेहनत करके पृथ्वी पर जगह जगह बहुत ही बड़े इंजन्स लगा दिए थे। दरअसल पता नहीं क्यों, लेकिन धरती ने अपनी रोटेशन करना यानी सूरज के इर्द गिर्द घूमना बंद कर दिया था, और जैसे ही पृथ्वी की रोटेशन बंद होती है तो सूरज पे इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ता है। सूरज की बहुत ही खतरनाक फ्लेयर्स धरती की तरफ बढ़ती और धरती पर बहुत ज्यादा नुकसान कर देती। इसीलिए बड़े बड़े इंजन्स की मदद से अब धरती को उस सोलर सिस्टम में, जिस सोलर सिस्टम में पहले से ही हमारी धरती मौजूद है, वहाँ से निकालकर एक नए सोलर सिस्टम में भेजा जा रहा है। अब चूंकि वो सूरज से दूर हो जाएंगे तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है। काफी कम टेम्परेचर में इंसानों का सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इंसानों ने अंडरग्राउंड जमीन के अंदर ही बंकर बना दिए। उस बंकर के अंदर हर एक फैसिलिटी मौजूद थी, यहाँ तक कि लोग स्कूल जाते, हॉस्पिटल जाते और आर्टिफिशियल पार्क्स तक बनाए गए थे। यहाँ ऊपर हम देखते हैं शाओ को, जो अब अपना मिशन अच्छी तरह से पूरा कर रहा होता है। जमीन को अपने सोलर सिस्टम से चले हुए आज 15 साल बीत चुके थे। 15 सालों बाद हम देखते हैं शाओ के बेटे ली को, जो बंकर्स के अंदर बैठा हुआ अपनी हर रोज की तरह की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसका काफी ज्यादा जी करता कि वो अपनी बहन माया को लेकर धरती की सतह पर जाए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं माया को, जो क्लास में बैठी बैठी बोर हो रही थी। तभी क्लास की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इतने में ही माया को उसका भाई स्कूल से बाहर ले आया। दोस्तों, आज उनका प्लान था कि वो किसी तरह इस बंकर से निकलकर अर्थ की सतह पर जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें खास तरह के सूट्स की जरूरत पड़ने वाली थी। वो सूट्स उनके पास तो मौजूद नहीं होते, लेकिन जिसके पास वो सूट्स थे वो ली का काफी अच्छा दोस्त था। दोस्तों, ली के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए पहले तो ली ने धोखे से उनसे वो सूट्स ले लिए, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो ली उनको चकमा देकर वहाँ से दूर भागने लगा। ली के दोस्त के सभी गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ली और माया, जो बंकर से पूरी तरह वाकिफ थे, वो यहाँ वहाँ घूमते हुए उनसे बचना जारी रखते हैं। तभी भागते भागते ली और माया उन लोगों के दरमियान आ जाते हैं जिन लोगों को आज अर्थ की सतह पर भेजा जाने वाला था। जैसे ही उन गुंडों ने देखा कि ली और माया अब उनके हाथ से बाहर जा चुके हैं, तो वो तुरंत ही उन्हें पकड़े बिना ही वहाँ रुक जाते हैं। फिर ली और माया की बॉडी को स्कैन किया जाता है। स्कैन पूरा हो जाने के बाद उन सबको एक लिफ्ट में बिठाकर अर्थ की सरफेस पर भेजा जा रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे तो ली और माया ये नजारा देखकर चौंक गए, क्योंकि ऊपर हर एक चीज बर्फ के अंदर ढकी हुई है। सूरज का नामो निशान तक नहीं है, और तो और अगर आप अर्थ की सतह पर बिना सूट के घूमेंगे तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी कुल्फी जम जाएगी। अर्थ की सतह पर लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, और वो ये कि उन्हें अर्थ के जो बड़े बड़े स्पेस इंजन बनाए गए हैं उनकी देखभाल करना। अगर उनको फ्यूल की जरूरत है तो फ्यूल देना, अगर उनको कहीं से कोई खराबी आ गई है तो उन्हें फिर से रिपेयर करना। बड़े बड़े ट्रक्स जिनमें काफी कीमती सामान था वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तभी ली और माया उन्हीं ट्रक्स में से एक ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं, जो किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं के ही दादाजी का था। अब जैसा कि ली के जो पिता हैं वो नासा के लिए एक अहम मिशन पर गए हैं, तो उसके बदले में शाओ के पिता को एक गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड दिया गया है, जिस कार्ड की मदद से वो जहाँ कहीं भी जाए वहाँ पर एंटर हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ली और माया अपने दादाजी के ट्रक में बैठकर पूरी पृथ्वी को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्पेस स्टेशन में, जहाँ पर शाओ अभी अभी सोकर उठा था। वहाँ पर शाओ को उसका दोस्त डेविड मिलता है। डेविड शाओ को मुबारकबाद देता है कि अभी कुछ ही दिनों बाद शाओ दोबारा अपने घर वापस जाने वाला है। उसे यहाँ पे आए हुए 15 साल बीत चुके हैं, और वो एक मर्तबा भी इन 15 सालों में अपनी फैमिली तक से नहीं मिलता। इसी बड़ी अचीवमेंट के चलते हुए बाकी सभी क्रू मेंबर्स एक जगह खड़े होकर शाओ को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अगर शाओ ना होता तो शायद ही शाओ की ये थ्योरी यानी अर्थ को उसके अपने सोलर सिस्टम से निकाल कर एक दूसरे सोलर सिस्टम में लेके जाने वाली थ्योरी कोई इस धरती वालों को बताता ही ना। और शाओ की थ्योरी की बदौलत ही आज पृथ्वी अपने सोलर सिस्टम को छोड़ रही है। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना था कि अगर पृथ्वी इस सोलर सिस्टम से यानी इस सूरज से निकलकर दूसरे सूरज के पास जाएगी तो वहाँ पर पृथ्वी खुद ब खुद घूमना शुरू कर देगी। अब ये होता पता नहीं कैसे है, लेकिन साइंटिस्ट इस तरह मानते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ली और माया को, जो अब चलते चलते ट्रक में बहुत ज्यादा दूर आ चुके थे, लेकिन अगले ही पल उन्हें पुलिस वाले एक जगह पर घेर लेते हैं और तुरंत ही उनको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेल के अंदर उन्हें एक दोस्त मिलता है जिसका नाम था गीसू, जिसके साथ ली की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं माया और ली के ग्रैंडपा को,
जिन्हें जैसे ही पता चला कि उनके जो पोते हैं वो उन्हीं का ट्रक लेकर बिना लाइसेंस के यहाँ वहाँ घूम रहे थे और उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, तो वो तुरंत ही जेल के अंदर आते हैं और उनकी बेल करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों माया अपने दादाजी से इतना ज्यादा गुस्सा थी कि दादाजी उन्हें बस बंकर के अंदर ही छोड़ देते हैं। लेकिन तभी उनकी बातचीत आगे बढ़ पाती है इससे पहले ही हमने देखा कि वहाँ पर चारों तरफ से भूकंप आना शुरू हो जाता है। जेल की दीवारों में दरारें आना शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी पर हंगामा मच जाता है। ली माया अपने दादाजी को लेकर उस जेल से बाहर जाने लगे, लेकिन तभी पीछे से गीसू कहता है प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। तो ली तुरंत ही गीसू को भी फ्री कर देता है। अब वो चारों के चारों जैसे ही बाहर आए तो ये देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अर्थ के लगभग 70% स्पेस इंजन अब अचानक से बंद हो चुके हैं। अब जैसे ही स्पेस इंजन बंद हुए तो अर्थ की रोटेशन खत्म हो गई, जिस वजह से अब बहुत ही खतरनाक भूकंप आना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों ये नजारा कम नहीं था कि अगले ही पल हमें बताया जाता है कि पृथ्वी अब स्पेस इंजन के बंद हो जाने की वजह से जुपिटर की ओर खिंची चली जा रही है। अगर बहुत ही जल्द सभी स्पेस इंजन को रिपेयर करके फिर से चालू ना किया गया तो पृथ्वी जुपिटर में क्रैश हो जाएगी और पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान की, हर एक जीव की मौत हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं पृथ्वी का सीन जहाँ पर ली, माया, गीसू और उनके ग्रैंडपा बड़ी मुश्किल से उन्हें भूकंप वाले एरिया से बाहर लेके आते हैं। पूरी गवर्नमेंट के अंदर ये हल्ला गुल्ला मच जाता है कि अगर जल्दी से जल्दी सभी स्पेस इंजन को फिर से चालू ना किया गया तो उन सब की 16 घंटों में मौत हो जाएगी। यहाँ ऊपर शाओ और बाकी के सभी साइंटिस्ट ये बात से बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिर पता नहीं क्यों उनकी कैलकुलेशंस गलत हुई और वो सब के सब अब तबाही के कगार पर खड़े हैं। इधर नीचे जब वो चारों के चारों ट्रक के अंदर जा रहे थे तभी उनके सामने आर्मी वाले आ जाते हैं जिनके कमांडर का नाम था कमांडर नायरा। नायरा ने तुरंत ही उन्हें रोका और उन सबको बाहर आने का कहा। कमांडर उन चारों से बोलते हैं देखिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, हमें जल्दी से जल्दी इस रिचार्ज पावर सप्लाई को नॉर्थ के स्पेस इंजन के अंदर जाके लगाना होगा। पूरी दुनिया में हम जैसे बहुत ज्यादा यूनिट्स हैं जिन्हें यही काम सौंपा गया है, पता नहीं क्यों अचानक से सभी के सभी पावर सप्लाईज ठप पड़ गए हैं। हम इन्हें जैसे ही लगाएंगे तो फिर से स्पेस इंजन चालू हो जाएंगे, लेकिन हमें ये वक्त रहते करना होगा। अगर हमारी पृथ्वी जुपिटर के ज्यादा करीब गई तो चाहे जितने मर्जी स्पेस इंजन जोर लगा ले हम सब जुपिटर की ओर खींचे चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों वो चारों के चारों अब उन पुलिस वालों या उन कमांडोज की मदद करने को मान जाते हैं। वो सब के सब डरे सहमे हुए पहाड़ों में से होकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी फिर से एक भूकंप आया और वो सब के सब काफी ज्यादा दहशत में आ गए। चारों तरफ से बर्फ के टुकड़े लगातार उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। एक मोमेंट तो ऐसा आता है कि जब चारों तरफ से बर्फ उनको घेर लेती है, सबके सब अपने अपने ट्रक्स और मशीन से बाहर निकलकर पावर सप्लाई को खींचकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाने लगे। अब चारों तरफ से बर्फ नीचे गिर रही थी तो वो पास ही में मौजूद एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। बिल्डिंग चारों तरफ से जमी हुई होती है, लेकिन उन्हें किसी तरह बिल्डिंग के ऊपर जाना होगा, फिर ही वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो सोल्जर्स जैसे ही बिल्डिंग के ऊपर गए तो उन्होंने ऊपर जाते ही नीचे बाकियों के लिए रस्सियां फेंक दी। अब बाकी के सब आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आ रहे होते हैं। तकरीबन सभी के सभी लोग ऊपर चले गए, लेकिन आखिर में ली और माया के ग्रैंडपा पीछे ही रह जाते हैं। इतना कम नहीं था कि अगले ही पल वहाँ पर भूकंप फिर से आ गया, जिस वजह से ऊपर मौजूद लिफ्ट नीचे गिरना शुरू हो जाती है। नीचे ली और माया के ग्रैंडपा ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त रहते उन्होंने ऊपर से आती हुई लिफ्ट को देख लिया और तुरंत ही उन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए एक अपार्टमेंट के अंदर छलांग लगा दी, जिससे वो लिफ्ट के नीचे आने से तो बच गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि उनके स्पेस सूट की ऑक्सीजन लगातार कम हो रही है, क्योंकि उनके स्पेस सूट में नीचे गिरने की वजह से क्रैक्स आ गए थे। माया और गीसू तुरंत ही अपने ग्रैंडपा से कांटेक्ट करते हैं। उनके ग्रैंडपा ने कहा देखो बेटा, तुम मुझे बचाने के लिए नीचे मत आना, मेरी ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए प्लीज मेरे लिए और बाकी सबके लिए मुझे यहीं पर छोड़ो और इस मिशन को पूरा करो। इतना कहते ही ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उनका दम घुटना शुरू हो जाता है। उन्होंने अगले ही पल अपने हेलमेट को उतार दिया, लेकिन 20 सेकंड्स के अंदर अंदर ही उनकी जमने से मौत हो जाती है। ये सब कुछ ऊपर खड़े हुए ली और माया भी देख रहे थे। अपने ग्रैंडपा की मौत पर ली तुरंत ही कमांडर के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर आए और मेरे ग्रैंडपा की मौत हो गई। लेकिन कमांडर जो काफी ज्यादा मजबूत था, उसने ली को शांत करवाया और कहा देखो, अगर हम ये काम ना करें तो पता नहीं हम सब में और कितनों की मौत होगी। यहाँ ऊपर हमने देखा शाओ को, जो अपने दोस्त डेविड के साथ स्पेस सूट पहनकर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त कहने लगा अगर तुम पृथ्वी पर चले भी गए तो इतनी बड़ी पृथ्वी को तुम किस तरह संभालोगे। तभी बाहर का नजारा देखकर सब के सब चौंक गए, क्योंकि अब पृथ्वी जुपिटर के काफी नजदीक आ चुकी थी। यहाँ नीचे ली, माया और गीसू तीनों के तीनों कमांडर और उसकी टीम को छोड़कर अपने अलग रास्ते आ जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि अब वो कमांडर की मदद करे। चलते चलते उन्हें एक और ट्रक मिलता है, जिस ट्रक के अंदर नासा का एक साइंटिस्ट पहले से ही फूट फूट कर रो रहा था। बाकी सबने उसे यकीन दिलाया कि
कि हम लोग बच जाएंगे, लेकिन उसने कहा मुझे पता था कि ऐसा जरूर होगा, इसीलिए हमारा अब बचना इम्पॉसिबल है। अगले ही पल जिस ट्रक के अंदर वो वैज्ञानिक था, ली ने उस ट्रक को स्टार्ट कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से दूर जाने लगे। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कमांडर और उसकी टीम को, जो चलते चलते काफी ज्यादा थक जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी किसी न किसी मशीनरी की जरूरत थी। लेकिन तभी पीछे से ली और माया अपने ट्रक को लेकर वहाँ पर आ गए, जिसे देखकर कमांडर और उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश होती है। वो फिर से अपने पावर स्पाई को ट्रक के अंदर लोड करके स्पेस इंजन की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं पृथ्वी का एक बहुत ही भयानक नजारा, जहाँ पर अब पृथ्वी के सभी लोग अब आखिरकार जुपिटर को अपने सर पर देख रहे थे। जुपिटर अर्थ के इतना ज्यादा करीब आ चुका था कि बाकी सबको अपनी मौत निश्चित लग रही थी। तभी वक्त रहते कमांडर और ली की टीम ने उस पावर सप्लाई को गवर्नमेंट के बताए गए अर्थ इंजन के अंदर लगा दिया और देखते ही देखते पृथ्वी के सभी अर्थ इंजन एक ही साथ चालू हो जाते हैं। वो सब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे कि अब स्पेस इंजन चालू हो चुके हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों सभी के सभी स्पेस इंजन एक साथ ताकत लगाने के बावजूद भी पृथ्वी को जुपिटर के ऑर्बिट से दूर नहीं ले जा पा रहे थे। यहाँ ऊपर शाओ को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ठीक आधे घंटे में पृथ्वी जुपिटर में जा टकराएगी और वहाँ पर मौजूद पृथ्वी का हर एक गण बिखर जाएगा। पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि पृथ्वी भी कोई प्लेनेट हुआ करती थी। इतना कम नहीं था कि वहाँ पर मौजूद हर एक रेडियो स्टेशन में ये अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है, जिस अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि ये अनाउंसमेंट आज से 15 साल पहले जब ये मिशन स्टार्ट तक नहीं हुआ था तब रिकॉर्ड कर दी गई थी। अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि जो स्पेस स्टेशन पृथ्वी के ऊपर स्पेस के अंदर मौजूद है ना, उसमें हर एक जीव के जो पृथ्वी पर पहले रहा करते थे, हर एक जीव की लाइफ मौजूद है। वहाँ पर तकरीबन 20,000 लोगों के बच्चे बिल्कुल सही सलामत मौजूद है। इसलिए हमने पृथ्वी को बचाने की बहुत कोशिश की, प्लीज आप हमें बुरा मत समझना। अब ये स्पेस स्टेशन ठीक उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर पृथ्वी जाने वाली थी। पृथ्वी अब से 20 मिनट बाद तहस नहस हो जाएगी, लेकिन फिक्र मत करना, पृथ्वी का पूरा इतिहास, पृथ्वी का पूरा विज्ञान और अब तक की सारी तरक्की हमने स्पेस स्टेशन जिसका नाम है नाटो उसमें सिक्योर कर रखी है। गुड बाय। इस अनाउंसमेंट के पूरा होते ही वहाँ पर मौजूद हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक बच्चा अपनी उम्मीद हार बैठता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी ऊपर स्पेस स्टेशन के अंदर शाओ ने पृथ्वी पर मौजूद हर एक से बात करना शुरू कर दी। शाओ उन सबको बताता है कि आपको सभी स्पेस इंजन्स को बंद करके एक ही स्पेस इंजन में एनर्जी बीम को इकट्ठा करके उसे जुपिटर की तरफ छोड़ना होगा। वो जुपिटर की एनवायरनमेंट में जाएगी जहाँ पर भारी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ से छोड़ी गई बीम लाइट जैसे ही जुपिटर के एनवायरनमेंट में जाएगी तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, जिस ब्लास्ट की मदद से पूरे का पूरा जुपिटर अर्थ को धक्का दे देगा और इसी तरह अर्थ जुपिटर के ऑर्बिट से बाहर आ जाएगी। यहाँ नीचे बैठा हुआ वही वैज्ञानिक बाकी सबको बताने लगा कि हमें तुरंत ही अर्थ इंजन के करीब जाकर वहाँ पर कम से कम 10 पावर सप्लाईज को लगाना होगा। हम जैसे ही उन्हें लगाएंगे और उसको ऑन करते ही उसकी लेजर जुपिटर के ऑर्बिट तक चली जाएगी। फिर दोस्तों अगले ही पल वो सभी के सभी उस स्पेस इंजन तक पहुँच जाते हैं और एक साथ एकजुट होकर 18 पावर सप्लाईज को अर्थ इंजन में इंस्टॉल करने लगे। उन्होंने बहुत ही ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी के सभी लोग भी आ जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद करने को आए थे और इसी तरह देखते ही देखते वो लेजर चालू हो जाती है। वो लेजर जैसी चालू हुई तो वो तुरंत ही जुपिटर के ऑर्बिट की ओर जाना शुरू हो गई। लेकिन अगले ही पल उन सब ने नोटिस किया कि उनका जो अर्थ इंजन है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही पावर प्रोड्यूस कर सकता है, यानी उनकी लेजर जुपिटर के ऑर्बिट के पास तो गई लेकिन उसके एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ तक पहुँच ना पाई। अब जब वो ऑक्सीजन लेजर को टच नहीं करेगी तो वहाँ पे ब्लास्ट नहीं होगा। अब जब ब्लास्ट नहीं होगा तो अर्थ पीछे धक्का नहीं खाएगी। दोस्तों इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी एक मर्तबा फिर उन सब की उम्मीदें टूट जाती हैं। अब उनके पास वक्त बहुत ज्यादा कम था और ठीक 4.5 मिनट में पृथ्वी जुपिटर के ऑर्बिट में चली जाएगी। अगर जैसे ही वो जुपिटर के ऑर्बिट में आई तो सभी के सभी स्पेस के अर्थ इंजन और जमीन की पूरी सतह टूटकर बिखरने वाली है। इसलिए दोस्तों शाओ अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लेता है। वो तुरंत ही अपने एक अलग स्पेस क्राफ्ट में आया और उसको ऑन करके बाकी के नाटो स्पेस स्टेशन से अलग हो जाता है। उसने अपने बेटे को कॉल लगाया और कहा, देखो बेटे, अपनी बहन का ख्याल रखना। इतना कहते ही शाओ ने पूरी स्पीड से अपने स्पेस क्राफ्ट को जुपिटर के ऑर्बिट के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। उसका प्लान था कि वो जैसे जुपिटर के ऑर्बिट में जाएगा तो लेजर से टकराने के बाद उसका स्पेस क्राफ्ट ब्लास्ट होने वाला है। अब जैसे ही ब्लास्ट होगा तो जुपिटर में जितने भी ऑक्सीजन है वो भी ब्लास्ट हो जाएगी, जिस वजह से अर्थ पीछे धक्का खाने वाली है। दोस्तों यहाँ नीचे ली ने अपने पिता को ऐसा करने से लाख बार मना किया, लेकिन उसका पिता ली को आखिरी गुड बाय बोलकर जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर कर जाता है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे अब अर्थ दोबारा से जुपिटर के ऑर्बिट में से बाहर आ जाती है। अर्थ के सभी स्पेस इंजन दोबारा से वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं और वो फिर से अपने सफर
सफर को कंटिन्यू करना जारी रखते हैं। यहाँ पर अर्थ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और फिर इसी के साथ वो सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं 14 साल बाद का सीन, जहाँ पर अर्थ अब आखिरकार अपने एक दूसरे सोलर सिस्टम में आ चुकी है और इसी के साथ ये शानदार फिल्म यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।